हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा लगातार हम जो जूम पर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, प्रैक्टिकल होने के कारण हम ऑनलाइन क्लास को नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन को। तो मैंने ये फिर से वहीं यूट्यूब पर लौट के आए हैं हम। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने काफ़ी सारे पोर्शन को, एक लगभग कह सकते हो जो डिजीज वाला पोर्शन था हमने उसको कवर कर लिया है। जितने भी प्रकार की बीमारियां होती थी, जो जितने भी प्रकार के पैथोजन थे, वो कौन कौन से बीमारियां कॉज कर रहे थे, हमने उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेटा इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी बेटा ये हमारी बॉडी में एक पूरा एक तंत्र के समान काम करता है, ये एक सिस्टम के समान काम करता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारे शरीर के अंदर जो हमें जो जितनी भी बीमारियां होती है, क्योंकि आपके आसपास पैथोजेंस की भरमार होती है आपके सराउंडिंग में, तो इनसे हमारी बॉडी कैसे अपने आप को बचाती है, जिस सिस्टम से बचाती है, इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक लाइन में इम्यूनिटी की डिफिनेशन एनसीईआरटी ने भी दे रखा है बेटा, लिखा है दिस ओवरऑल एबिलिटी of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity। ठीक है, ये इम्यूनिटी है बेटा। अब इम्यूनिटी जो होती है बेटा वैसे दो प्रकार की होती है आपकी। एक होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जन्म से मिलती है, उसको हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमें यहाँ पर एडाप्ट करना पड़ता है। हम किसी भी इन्फेक्शन से हम अगेंस्ट लड़ते हैं और उसके अगेंस्ट हमको एडाप्टेशन हो जाता है, तो हम उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये आपकी इम्यूनिटी है, ठीक है ना। इम्यूनिटी दो प्रकार की है। एक होती है बेटा, एक होती है इननेट इम्यूनिटी जो जिसको हम कह सकते हो कि ये आप इसको कह सकते हो बर्थ, ठीक है ना, बाय बर्थ ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमको मिली हो, ठीक है ना, बाय बर्थ इम्यूनिटी। ठीक, एक होती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं बेटा, ठीक है ना, एडाप्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बेटा। इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दो इम्यूनिटी होती है, दोनों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा। तो जैसे हमने कहा कि ये जो इननेट इम्यूनिटी होती है और एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है, इननेट इम्यूनिटी कुछ ऐसी फीचर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो खुद बेटा हमारी जो हमें जन्म से प्राप्त हुई है, ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटीज जो रोगों से लड़ने में हमें बचाती हो, वो हमारा इननेट इम्यूनिटी होती है। ये इस इम्यूनिटी को हम, ये इम्यूनिटी जो होता है बेटा, ये इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बेटा, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। स्पेसिफिक क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक क्या होती है, स्पेसिफिक, इसको हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो जो आपका ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आपकी दो प्रकार की होती है बेटा, और इननेट ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल, ठीक है ना। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, एक होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी को भी हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, ठीक है ना, एक होती है पैसिव। इसमें भी होती है एक एक्टिव होती है, इसमें भी होती है एक पैसिव होती है, ठीक है ना, एक एक्टिव होती है, पैसिव होती है। यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। अब आपको ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है इसको भी आप आगे समझेंगे, लेकिन फिर भी हम जैसे बताएं आपको कि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें मैटरनल से प्राप्त होती है, यानी जो हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होती है। पेरेंट्स क्या, जो हमारी मदर होती है, जो हमें मदर से प्राप्त होती है। कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होती हैं जो सिक्रेटरी होती है। एंटीबॉडीज क्या है सब समझेंगे बेटा, परेशान ना होइएगा, एक एक चीज को हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से प्राप्त हुई है और जो रोगों से लड़ता है, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है, वो एंटीबॉडी होता है। आगे समझेंगे बेटा एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी हमें माता से प्राप्त होती है, मैटरनल, ठीक है ना, मैटरनल प्राप्त होती है, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। जैसे कुछ एंटीबॉडी होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, जिसको आईजीजी कहते हैं। कुछ एंटीबॉडी सिक्रेटरी नेचर की होती हैं जो कोलेस्ट्रॉम से सिक्रीट होती है, वो आईजीए होती है, ठीक।
वो हमें मैटरनल से प्राप्त होती है, ठीक। और ये दूसरा जो मैं बता रहा हूँ पैसिव इम्यूनिटी बेटा, ठीक है, ये पैसिव इम्यूनिटी अगर नेचुरली अगर कोई इन्फेक्शन होता है, सपोज कीजिए, ठीक है ना, जैसे कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी अडाप्ट कर ली है अपने आप को, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी अडाप्ट कर ली है, अब वो इन्फेक्शन दोबारा होगा तो हम उससे बच सकते हैं, वो होता है बेटा पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना, ये इन्फेक्शन से होता है। अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल, ये दोनों नेचुरल हो गया बेटा, ठीक है ना, मैटरनल और इन्फेक्शन से होता है बेटा, ठीक है ना, डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, भरोसा रखिए बेटा, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, जैसे होता है ना कि एंटीबॉडी को डायरेक्टली बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए। सपोज कीजिए आप, जैसे किसी को घोड़े जो बेटा घोड़े से इम्यूनाइज करके जो सांप के जहर का एंटीवेनम बनाया गया है, होता क्या है, जैसे हमें जैसे सांप काट लेता है किसी को, सडनली सांप काट लेता है, वो सांप का जहर बेटा बहुत खतरनाक होता है, हीमोटॉक्सिक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, बहुत सारे खतरनाक ये जहर होते हैं इनके, तो इनको क्या होता है बेटा, इनको तुरंत ही अगर एंटीवेनम दिया ना जाए और इनकी एंटीवेनम ना दिया जाए तो ये सांप का जहर पूरे बॉडी में फैल करके हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी होती है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले से बनी बनाई प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी को हम इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाती है बेटा, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो कि एक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल में, पैसिव में क्या होता है, पैसिव में बेटा क्या होता है कि कुछ वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन जिनको कहते हैं, वैक्सीन में क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं उन्हीं को हम इनएक्टिव या एटीन्यूएटेड फॉर्म में, वैक्सीन पढ़ेंगे तो उसको भी समझेंगे, इनएक्टिव या एटीन्यूएटेड फॉर्म में इसको हम ओरली या इंजेक्टेबल, उसको जो भी जिसको इम्यूनाइज करना है, जैसे स्मॉल पॉक्स का वायरस हो गया उसको हम एटीन्यूएटेड कर देते हैं, या फिर पोलियो वायरस हुआ उसको हम एटीन्यूएटेड कर देते हैं और उसको पिला दिया जाता है, तो क्या होता है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है, ये आपका पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है, ये आर्टिफिशियल में होता है, ठीक है बेटा। ये चीज आपको इतना समझ में आया। लेकिन जो हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना, ये हमारी इम्यूनिटी दो तरह के डिफेंस लाइन सिस्टम में काम करती है, ठीक ना, दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करती है हमारी इम्यूनिटी। एक होता है बेटा, एक होता है आपका एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म, एक होता है इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म जो हमें बाहर से रोगों से लड़ने से बचाता है, बाहर से हमारी बॉडी जो बाहर से हमें रोगों से वो बचा लेती है, उसको हम एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अगर कोई पैथोजन बाहर से नहीं इन्फेक्ट कर पाया, किसी एक्सीडेंटली वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो हमें इन्फेक्ट करे, हमें बीमार करे, तो उससे बचने के लिए होता है हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको हम इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल सा हमें समझना है कि कहना क्या है बेटा, कि जैसे आप जैसे अगर मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए, द होस्ट बॉडी हैज टू लाइन डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना, द होस्ट बॉडी हैज, लिख लीजिएगा बेटा, द होस्ट बॉडी हैज two line defense that overcome by pathogen before infection, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर दो डिफेंस लाइन होती है, ठीक है ना, दो डिफेंस लाइन होती है कि हमें पैथोजन इन्फेक्ट करे उससे पहले हमें उसको ओवरकम कर देना होगा, मतलब उसको रिड्यूस कर देना होगा, घटा देना होगा, उसको खत्म कर देना होगा। वो होता है बेटा, वो दो डिफेंस लाइन होता है। जैसे मैंने बताया क्या होता है, दो होते हैं, कौन सा, एक होता है एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म, एक होता है बेटा, दूसरा होता है इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सटर्नल और इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये जो एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, समझिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये जानना जरूरी है बेटा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने डायरेक्टली इननेट और एक्वायर्ड को इकट्ठा दे दिया है, तो उसी में से अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो एक्सटर्नल और इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसे कीजिएगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म को हम पहले समझते हैं बेटा, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म में दो चीजें होती है बेटा, दो चीजें होती है। एक होता है बेटा एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म में, एक मिनट, हाँ बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ,
ठीक है ना। चलो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म। एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म दो तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, एक होता है बेटा फिजिकल, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, ठीक है ना। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में, ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जो फिजिकली हमें किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करता हो, ठीक है, फिजिकली हमें किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करता हो, उसको हम एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। वो फिजिकली, वो एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। ये जो एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये क्या है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आप इसको जानना चाहें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें जो होता है बेटा फिजिकल में क्या होता है, सबसे पहले आपका स्किन आ जाता है, ठीक है ना। स्किन आ जाता है। स्किन, आपको पता है कि बेटा जो हमारी स्किन होती है, स्किन हमारा एक बैरियर का काम करती है। स्किन हमारा एक बैरियर का काम करती है, यानी इसमें कुछ 5 लेयर होती है बेटा, ठीक है ना। 5 लेयर होती है। इन 5 लेयर में जो पहली लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सुनिएगा बेटा, 5 लेयर में जो पहली लेयर होती है बेटा स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये 20 से 30 लेयर की बनी होती है बेटा, ये डेड होती है, ठीक है ना। हमारी जो अपर स्किन होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये 20 से 30 लेयर की बनी होती है और ये डेड होती है। और इसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन जो आपके बालों में भी पाया जाता है बेटा, इस केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पर यहाँ पर आएगा, सपोज कीजिए कोई भी पैथोजन आया, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमिंथ, प्रोटोजोआ, कुछ भी आया, ठीक है, वो आएगा तो सबसे पहले जो इस पे बैठेगा, तो हमारा तो ये ऊपर की स्किन डेड है और ये सारे पैथोजन लिविंग सेल्स पर अटैक करते हैं। ऑलरेडी हमारी अपर स्किन क्या होती है बेटा, डेड होती है तो उसको ये इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, उसको ये इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि ये हमारा फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है ना बेटा, फिजिकल बैरियर होता है। अब दूसरा बात करें कि केमिकल बैरियर क्या होता है। देखो बेटा, केमिकल बैरियर भी जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो जैसे हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पर, ठीक है ना, हमारी स्किन पर क्या होता है बेटा, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड होती है, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड होती है, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड होती है। जो स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड होता है बेटा, ये क्या करता है बेटा, हमारी स्किन को, सुनिएगा बेटा, हमारी स्किन को एसिडिक मीडियम में बना देता है। स्वेट एंड ऑयल मिल करके हमारी स्किन को एसिडिफाई कर देते हैं, जिससे यहाँ पर कोई पैथोजन आता है तो वो किल हो जाता है, मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक विशेष खासियत होती है बेटा, जो स्वेट होता है ना, स्वेट में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। ये लाइसोजाइम बेटा सिलेक्टेड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लाइसोजाइम किसको मारता है, सिलेक्टेड बैक्टीरिया को मारता है, सभी बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है, ठीक है ना। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा, उनमें से कुछ बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि हमारा ये केमिकल में फैलाता है, क्या, एसिडिफाई करके मार देता है। और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स इसको मार देते हैं, ठीक है ना बेटा। और देखो, और उसके अलावा भी हमारी स्किन पर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो यूजफुल बैक्टीरिया भी हमारे पैथोजन से बचाते हैं। हमारी स्किन पर जैसे कहा जाता है कि बार बार आप एंटी बैक्टीरियल सोप को कंटिन्यू नहीं लगाना चाहिए, एंटी बैक्टीरियल क्रीम को कंटिन्यू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हमारी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो भी हमें बचाते हैं, ठीक है ना। यूजफुल बैक्टीरिया, सम यूजफुल बैक्टीरिया prevents from harmful pathogen, ठीक है ना बेटा। Some useful bacteria prevents from harmful pathogen, ठीक है ना बेटा। दिखाई दे रहा है वो हार्मफुल लिखा है बेटा किनारे, अब उससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया हार्मफुल पैथोजन से हमें बचाता है, ठीक है। अब और कुछ ऐसे भी, जैसे आपको हमने बेटा जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा हमने बताया था कि जो वेजाइना, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वेजाइना, वहां पर भी बेटा कुछ जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम बताया था बेटा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये क्या करते हैं बेटा, ये वहां पर लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो वेजाइना का मीडियम होता है, वेजाइना का मीडियम एसिडिक होता है, इस वजह से वहां पर भी बैक्टीरिया, वहां पर जो एसिडिक मीडियम होने की वजह से वहां पर हार्मफुल बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं, वो भी हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये फिजिकल बैरियर में आप इसको माफ कीजिएगा, केमिकल में फर्स्ट लाइन एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म के फर्स्ट लाइन डिफेंस में आप जो फिजिकल पढ़े स्किन था, केमिकल में आप ये दो चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना, दो चीजों को याद रखिएगा, एक स्वेट एंड ऑयल, और स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं बेटा, ये कुछ स्पेसिफिक टाइम के एंजाइम को बनाता है, जिसको हमने लाइसोजाइम कहा था, जो सिलेक्टेड बैक्टीरिया को बनाता है। और वेजाइना को हमने बताया कि वेजाइना में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडिक मीडियम को मेंटेन रखते हैं, जिससे कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और वो बैक्टीरिया बेटा उस जगह के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है ना, उस जगह के लिए यूजफुल होते हैं।
अब आते हैं बेटा हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब ये सबका सब, ठीक है ना, ये सबका सब क्या है बेटा, ये फिजिकल एंड केमिकल बैरियर क्या होते हैं बेटा, ये दोनों फिजिकल एंड केमिकल बैरियर, ये दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हम कहें कि नहीं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हम समझते हैं, इसमें क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक ना, बॉडी के अंदर होते हैं। ये कौन कौन से ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वो बॉडी के अंदर, ठीक है ना। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी के अंदर, ठीक है ना, इनसाइड द बॉडी के अंदर बेटा। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है बेटा, इसमें आपको पता है कि इसमें हमारी WBCs होती हैं, ठीक है ना। WBCs में अगर जैसे आप देखते हो बेसोफिल्स होती हैं, इओसिनोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मैक्रोफाज होता है बेटा, मैक्रोफाज होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मैक्रोफाज, ठीक है ना, मैक्रोफाज होता है। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है बेटा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, फीवर एंड इंटरफेरॉन, फीवर एंड इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन, यानी कि ये चीजें, जितनी भी चीजें यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब दीज आर द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस एंट्री करते हैं, वो उनसे ये हमें बचाता है, ठीक है ना, उनसे हमें बचाता है। तो इसमें अगर हम कुछ चीजों को जैसे डिस्कस करें बेटा, कि जैसे लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स जो एग्रेनुलोसाइट्स होती है बेटा, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स में दो प्रकार की होती है, एक टी सेल होता है, एक बी सेल होता है। आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, परेशान मत होइएगा, हम पूरी चीज को डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। ये लिम्फोसाइट्स होते हैं जो प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होता है, जो आपका इसमें बी लिम्फोसाइट्स होता है, जो प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करता है, ये प्लाज्मा सेल बेटा एक मिनट, ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, जो किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर पाने में सक्षम होते हैं बेटा। और बेटा कुछ मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट सेल्स बेटा होती हैं जो फैगोसाइटोसिस इन नेचर होती हैं, किसी भी पैथोजेंस को ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो मोनोसाइट्स होती हैं। इओसिनोफिल्स क्या चीज होता है बेटा, इओसिनोफिल्स बेटा जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स के ऊपर अटैक कर देती हैं। समझिएगा बात को, कोई भी पैरासाइट हुआ, कोई भी पैथोजन हुआ, उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। और इनके पास कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स, आपको पता ही है ना लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, उसमें कुछ डिग्रेडेबल एंजाइम होते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एक कंडीशन आप लोग सुनते होंगे कि इसको इओसिनोफिलिया हो गया है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, इओसिनोफिलिया होता है। नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स के काउंट बढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि जो फिर उससे ये पता चल जाता है कि कोई इन्फेक्शन का लोड इस पे बहुत ज्यादा है इस पेशेंट में, ठीक। इस कंडीशन को बेटा इओसिनोफिलिया कहते हैं, मेडिकल में टर्मिनोलॉजी है मेडिकल में, इओसिनोफिलिया कहलाती है, यानी इओसिनोफिल्स के काउंट बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक। अब और क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है बेटा, न्यूट्रोफिल्स भी बेटा क्या होता है, ये भी फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है। और जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस को इंगल्फ कर लेता है, पैथोजन को खा जाता है, ठीक है ना, पैथोजन को खा करके उसको डिग्रेड कर देता है, नष्ट कर देता है। मैक्रोफाज क्या होते हैं बेटा, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, WBC में जो हमने आपको बताया, याद रखिएगा बेटा, क्या क्या बताया WBC में, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट और इओसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट और इओसिनोफिल्स। मैक्रोफाज जो होते हैं बेटा, मैक्रोफाज मोनोसाइट का ही इनलार्ज फॉर्म है। मैक्रोफाज जो होता है मोनोसाइट्स का ही एक इनलार्ज फॉर्म होता है, ये टिश्यूज के बीच रहते हैं, ठीक है ना, टिश्यूज के बीच रहते हैं। और ये WBC कहाँ होता है बेटा, ब्लड में घूम रहा होता है, कैपिलरीज में घूम रहा होता है। ये इनलार्ज फॉर्म होता है किसका, मोनोसाइट्स का, ठीक है, ये टिश्यूज के बीच में होती है। ये भी बेटा ये भी फैगोसाइटोसिस इन नेचर की होती है, फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, किसी भी पैथोजन से बचाती हैं बेटा, उसको इंगल्फ करके बचाती हैं बेटा, इनको हम मैक्रोफाज कहते हैं बेटा। अब आते हैं हम किस पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर बेटा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पे। मैंने लिखा नहीं था बेटा यहाँ पर WBC, मैक्रोफाज, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी एक चीज लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है ना, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है बेटा, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इस फर्स्ट और सेकंड लाइन को मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी ने जैसा दिया है उसको भी हम डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, इसमें क्या होता है इसमें क्या, देखो बेटा
होता क्या है, कभी कभार आपको जैसे इंजरी होती है, चोट लग जाती है, ठीक है ना, इंजरी होती है, चोट लग जाती है, वो जगह पर आपको रेड पड़ जाता है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, वहां पर कुछ 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 लिक्विड जैसे लिक्विड टाइप का कुछ वहां पर पनपने लगता है, लिक्विड टाइप का पनपने लगता है, जलन होने लगता है, उसको हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, देखो अगर आपको कभी चोट लगती है तो चोट लगने के कारण क्या होता है, वो आपका टिश्यू ओपन हो जाता है, और ये भी आपको पता है कि हमारी सराउंडिंग पैथोजेंस की भरमार है, वो पैथोजेंस आकर के हमारी स्किन पर बैठ जाते हैं, ठीक, वो पैथोजेंस आकर के हमारी स्किन पर बैठ जाते हैं, और जो हमारी वहां पर इंजर्ड सेल्स होती हैं, इंजर्ड सेल्स को भी वो कंज्यूम करके उसको ब्रेक डाउन करने लगते हैं, और कुछ बची हुई सेल्स होती हैं उनको भी वो ब्रेक डाउन करने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो क्या होता है बेटा कि जो ब्रोकन सेल्स होती हैं, ठीक है ना, जिसको वो तोड़ देते हैं, जिस सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सेल्स कुछ मटेरियल सिक्रेट करती हैं, वो सेल्स कुछ मटेरियल्स को सिक्रेट करती हैं। यानी यहां पर समझिएगा बेटा, जैसे मैंने कहा कि इंजर्ड सेल्स है, इंजर्ड सेल्स हैं, कुछ मटेरियल्स को सिक्रेट करती हैं, वो मटेरियल क्या करता है बेटा, वो मटेरियल सिक्रेट, ठीक है ना, इंजर्ड सेल्स होती हैं, यहाँ पर कुछ सिक्रीशन करेंगी, ठीक है ना, ब्रोकन सेल्स या इंजर्ड सेल्स कुछ मटेरियल, मैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना, जो किताब में आपके दिया हुआ भी है। इंजर्ड सेल्स को सिक्रीशन करती हैं, जो कि मास्ट सेल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, किसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मास्ट सेल्स को, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा मास्ट सेल्स को, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट मास्ट सेल्स, ठीक है ना, मास्ट सेल्स को अट्रैक्ट करेगा। अब वही मास्ट सेल क्या करेंगे बेटा, मास्ट सेल एक विशेष प्रकार का केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं। ये हिस्टामिन बेटा एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हम आगे एलर्जी में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मास्ट सेल क्या सिक्रेट करती हैं, मास्ट सेल सिक्रेट हिस्टामिन, ठीक है ना, हिस्टामिन याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। मास्ट सेल बेटा हिस्टामिन सिक्रेट करती हैं, और हिस्टामिन क्या होता है, उस जगह पर उस हिस्टामिन का कंटेंट उन जगह पर बढ़ जाएगा जहां पर आपको इंजरी हुई है, जहां पर चोट लगा हुआ वो हिस्टामिन। अब हिस्टामिन जो इंजर्ड एरिया है, उन इंजर्ड एरिया में जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज को डायलेट कर देता है, तो ब्लड का फ्लो उस जगह पर तेजी के साथ बढ़ जाता है, समझिएगा बेटा। हिस्टामिन क्या करेगा, कैपिलरीज को डायलेट कर देगा, यहां पे लिख लीजिएगा डायलेट द कैपिलरीज, ठीक है ना, कैपिलरीज को डायलेट कर देगा तो उस जगह पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, और जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा बेटा वहां पर, ठीक है ना, जब ब्लड का फ्लो वहां पर बढ़ जाता है तो वो एरिया बेटा, वो एरिया रेडिश दिखाई देने लगता है, ठीक है ना, वो एरिया रेडिश दिखाई देने लगता है, और वो एरिया वार्म हो जाता है। रेडिश और वार्म होने की वजह से वो एरिया बेटा, वो एरिया आपको इन्फ्लेमेशन यानी आपको ज्वलनशील लगेगा, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा ये स्किन यहाँ पर जहां पर चोट लगी है वहां पर जल रहा होता है। और बेटा जब वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां की कुछ सेल्स, वो सेल्स बेटा कुछ ऐसे वाटरी फ्लूइड को सिक्रेट करती है, जिससे उस एरिया में थोड़ा सा स्वेलिंग भी आ जाता है, ठीक है ना, स्वेलिंग भी आ जाता है। तो इस स्वेलिंग जब स्वेलिंग होता है बेटा, तो इस वजह से वहां पर जब वार्म होगा, थोड़ा सा जलन होगा, थोड़ी सी टेम्परेचर को बढ़ेगा, तो वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया का इफेक्ट कम हो जाता है, जो वहां पर आपको इंजर्ड टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब उसका इफेक्ट कम हो जाएगा तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगेंगे। जब बैक्टीरिया मर जाएगा तो वहां का जो एरिया है बेटा, फिर अपने आप धीरे वो ठीक हो जाता है, जलन होता है वो अच्छा होता है बेटा, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, दिखाते हो सर यहाँ पर बहुत चोट लगी है, यहाँ पर जलन होता है, डॉक्टर क्या करता है, कोई ऑइंटमेंट क्रीम दे देगा, एंटीबैक्टीरियल या फिर कोई भी एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल कोई क्रीम दे देगा, आप लगा लीजिए बेटा। वो क्या करेगा, दो काम करता है, वो बैक्टीरिया को तो मार ही देता है जो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर से एक लेयर भी बना लेता है, और दूसरी चीज वहां पर वो आपको ठंडक भी दे देता है, जलन भी कम हो जाता है। जो कि जलन होता है वो यूजफुल होता है आपके लिए, ठीक है ना। तो वहां पर यहाँ पर क्या होता है बेटा, तो ये इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना बेटा। जैसे ही वहां पर ढेर सारा पैथोजेंस का वार्म और इन्फ्लेमेशन होगा, प्लाज्मा सेल्स ढेर सारी एक्यूमुलेट हो जाएंगी, एक्यूमुलेट होकर के बेटा जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना बेटा। बैक्टीरिया के इफेक्ट को डिक्रीज कर दिया जाता है। समझ पाए ना इसको, क्लियर हुआ है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। हिस्टामिन सिक्रीट हुआ, कैपिलरीज को डायलेट कर देंगी, कैपिलरीज जब डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा बेटा, वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो वो एरिया वार्म हो जाएगा और रेड हो जाएगा, फिर वहां पर प्लाज्मा सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उस बैक्टीरिया को जो वहां पर पैथोजेंस जो इंजर्ड टिश्यू पर है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक, क्लियर। चलो अब देख लेते हैं बेटा फीवर क्या चीज होता है, ठीक है ना। फीवर क्या होता है, देखो बेटा फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर एक सिम्टम होता है,
फीवर कोई बीमारी नहीं होती है। इसमें होता क्या है बेटा, जब कोई भी पैथोजेंस का अटैक होता है तो यही रिस्पॉन्स होता है जो हमने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में बताया है, ठीक है ना, यही रिस्पॉन्स होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। और आपको पता है जैसे कोई भी एक बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया क्या काम करते हैं वो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वो काम कर रहा है या 38 डिग्री पर काम कर रहा है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है। सपोज 37 पर काम कर रहा है तो वो 38 हो गया, तो वो बैक्टीरिया अपने आप को उस जगह पर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तो अपनी प्रोटीन्स को नहीं बना पाएगा, उसका जो इन्फेक्शन रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, इन्फेक्शन रेट रिड्यूस हो जाता है। और जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज को अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बार बार मैं एंटीबॉडीज का नाम ले रहा हूं, आप सोच रहे होंगे सब पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, एंटीबॉडीज क्या होता है हम आगे बताएंगे बेटा, ठीक। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीबॉडीज और इफेक्टिव हो जाती हैं। तो इफेक्टिव होने की वजह से आपको वहां पर क्या होता है बेटा, एंटीबॉडीज उस पैथोजन को बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से उसको और इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर पाती है, ठीक है ना। ये फीवर होता है बेटा, ठीक है ना, ये फीवर होता है बेटा, ठीक है। इंटरफेरॉन क्या चीज होता है बेटा, इंटरफेरॉन बेटा इसाक एंड लिंडमैन ने खोजा था, याद रखिएगा। इंटरफेरॉन को किसने खोजा था, इसाक एंड लिंडमान, ठीक है ना, लिंडमान, इसाक और लिंडमैन ने इसको खोजा था बेटा। जो बेटा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, सुनिएगा बेटा, ठीक है ना, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं इन्होंने बेटा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड सेल्स में खोजा था, ठीक है ना। ये जो इसाक और लिंडमैन है इन्होंने इंटरफेरॉन को इन्फ्लुएंजा क्या होता है, फ्लू वायरस होता है बेटा, ठीक, बता चुके हैं हम आपको ऑनलाइन क्लास में बेटा, ठीक। तो जो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन क्या होता है, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनको अलर्ट कर देती हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वो अलर्ट कर देती हैं, जिससे कि फर्दर इन्फेक्शन को रोका जा सके, वो इंटरफेरॉन होता है, ठीक है ना। ये इंटरफेरॉन होता है बेटा, ये इंटरफेरॉन एक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना बेटा, प्रोटीन का बना होता है। ये आपका ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाने का काम करती हैं, ठीक। अभी हम इसको आगे एनसीईआरटी के बिहाफ पे समझेंगे बेटा, तो और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बताया है, इसको आपको बेटा याद रखना होगा। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ बेटा, तब तक आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूं बेटा वीडियो पॉज करके, ठीक है, आप नोट कीजिए इसको, ठीक। हाँ बेटा, अब हम सीधा लौट के आते हैं अपनी एनसीईआरटी पर, ठीक है ना। हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, लेकिन जो मैंने बताया आपको इसके पहले कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये क्या होता है, प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। हमारा जो एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी में हम जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो मैंने पहले बताया। एक है इनेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ प्राप्त होती है, एक दूसरी होती है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमें जन्म के बाद हम अडॉप्ट करते हैं, उसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या चीज है, ठीक है ना। इनेट इम्यूनिटी क्या चीज होती है। इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहला जो आपका जैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, याद रखिएगा बेटा, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है ना, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे कोई एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को सिर्फ यही वाला एंटीबॉडी मार सकता है, कोई एक बैक्टीरिया है उसको सिर्फ यही वाला एंटीबॉडी मार सकता है, वो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक हो गया। लेकिन कोई भी बैक्टीरिया हो, कैसा भी पैथोजन हो, वो किसी को भी खत्म करने की क्षमता रखता हो, किसी को भी मारने की क्षमता रखता हो, या किसी को भी रोकने की, उसके इन्फेक्शन को रोकने की क्षमता रखता हो। वो पहचान नहीं करता कि मैं वायरस को मारूंगा, मैं बैक्टीरिया को मारूंगा, मैं प्रोटोजोआ को मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कुछ। लेकिन कोई भी आए वो किसी को भी रोक सकता है, किसी के भी इन्फेक्शन को रोक सकता है, वो नॉन स्पेसिफिक कहलाता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम होते हैं जो सिर्फ कुछ ऐसी चीजें होती है, वो कहेगा कि नहीं, सिर्फ मैं वायरस को मारूंगा, वायरस के अगेंस्ट काम करूंगा, ठीक है, सिर्फ और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करूंगा। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये स्पेसिफिक होते हैं, जो कि वायरस बैक्टीरिया ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, विशेष टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उसको सिर्फ विशेष प्रकार की एंटीबॉडी ही मारता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक। लेकिन अगर कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको कोई भी आकर के रोक दे, हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम जिसे रोक सके, जिसके इन्फेक्शन को ओवरकम कर सके, वो नॉन स्पेसिफिक कहलाता है। जो इनेट वाला होता है ना, वो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक। इसमें ये बेटा, ये पहला है आपका फिजिकल बैरियर, ठीक है ना, फिजिकल बैरियर,
फिजिकल बैरियर। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, देखो बेटा, दैट प्रेजेंट एट द बर्थ, ये सारी चीजें हमारी बाय बर्थ ही, हमारी बॉडी बर्थ के दौरान ही, बर्थ के समय से ही ये हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक ना। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। यहाँ पर लिखा है कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, उसी बैरियर से हमें ये बचाने का काम करता है, ठीक है ना। ये बैरियर्स होते हैं, उसी बैरियर्स, कुछ बैरियर्स होते हैं जो हमें फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी फॉरेन पैथोजेंस होते हैं, जो बाहरी पैथोजन हमें इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनसे ये हमें बचाता है। फिजिकल बैरियर में लिखा है बेटा, फिजिकल बैरियर में लिखा है कि स्किन, सबसे पहला जो अभी हमने आपको बताया था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है ये स्किन, ठीक है ना। स्किन में बेटा आपको पता है कि हमारी स्किन जो होती है बेटा 5 लेयर की बनी होती है। 5 लेयर में जो पहली लेयर होती है बेटा, जो सबस्ट्रेटम कॉर्नियम हमने बताया था, वो 20 से 30 लेयर की बनी होती है, डेड होती है। ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। ये हमारी स्किन होती है, किसी भी पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करने से बचा देता है, ठीक है ना। एंट्री करने से प्रिवेंट हमें बचाने का काम करता है। और दूसरा लिखा है बेटा, दूसरा चीज है बेटा म्यूकस कोटिंग, ठीक है ना। दूसरा है बेटा म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग। देखो बेटा, ये म्यूकस कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारी बॉडी में ये डिफेंस का काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सेकंड लाइन डिफेंस का पार्ट होता है बेटा। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, और हमारा पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, समझिएगा बेटा, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिखा है, क्या लिखा है बेटा इसमें, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी। हमारी रेस्पिरेटरी पे यहाँ पर जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है बेटा, वहां पर म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, जिससे एक पूरी की पूरी कोट बन जाती है। जैसे मैंने कहा कि ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपके लंग्स हो गए, सपोज ऐसे लंग्स हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर जो एपिथेलियल लाइनिंग है किनारे किनारे, यहाँ पर म्यूकस की कोटिंग होती है, तो यहाँ पर पैथोजेंस आकर के चिपक जाते हैं ऐसी जगह पर, ठीक है ना। पैथोजेंस आकर के चिपक जाते हैं, जिससे पैथोजेंस का प्रभाव जो है बेटा कम हो जाता है, इन्फेक्शन से हम बच जाते हैं। ये म्यूकस की कोटिंग बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में भी प्रेजेंट होती है ये म्यूकस की कोटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में होती है, ठीक है ना। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हम 11th में पढ़ा चुके हैं बेटा, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम था, उसमें भी हमने बताया था यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, और अभी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बेटा हमने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी बताया है बेटा कि उसमें कौन कौन सी डक्ट होती हैं, ठीक ना। तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी बेटा जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो भी म्यूकस की कोटिंग होती है। उस म्यूकस की कोटिंग से हमें किसी भी पैथोजेंस को एंट्री करने से बचाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो जेनाइटल आर्गन होता है उसमें भी ओपनिंग पोर्स होते हैं, वो भी ओपन एरिया होता है, वहां से पैथोजन एंट्री करने के चांसेस होते हैं, जो हमें ये बचा लेता है। तो फिजिकल बैरियर में दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा क्या, एक होता है स्किन होता है, और एक होता है फिजिकल ये म्यूकस होता है, ठीक है ना। दो चीज याद रखिएगा। दूसरा है यहाँ पर बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर, इंपॉर्टेंट है बेटा। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसको देखो बेटा, इसको एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि बेटा एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई, ठीक है ना। क्या क्या चीजें हैं बेटा, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, और टीयर्स इन आईज, ठीक है ना। टीयर्स इन आईज, हमारी आंखों में टीयर्स होते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है बेटा, खतरनाक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका pH 1.7 के से लगभग 2 के आसपास होता है। जो अब इतना खतरनाक एसिड है, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया कैसे पनपेगा बेटा, उसमें कैसे बैक्टीरिया पनपेगा, वो बैक्टीरिया इस एसिड के प्रभाव से खत्म हो जाता है बेटा। जो भी हम फूड खाते हैं, गलती से अगर फूड में वो कोई इन्फेक्टेड फूड हमने खा लिया, बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर चला गया, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो इस एसिड के इफेक्ट के कारण मर जाते हैं बेटा, एसिड के प्रभाव के कारण मर जाते हैं, ठीक ना। चलो, अब आपसे सवाल होगा कि सर इतना खतरनाक एसिड हमारे स्टमक में कैसे रह रहा है, तो बेटा हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुके हैं कि स्टमक में आपकी म्यूकस की कोटिंग होती है बेटा, ठीक है ना। स्टमक में आपकी म्यूकस की कोटिंग होती है, वो म्यूकस की कोटिंग क्या काम करता है, इस एसिड के प्रभाव को इनहिबिट करके रखता है कि आपके स्टमक में वो गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारियों से वो बचा सके, ठीक। सलाइवा इन माउथ, सलाइवा देखो बेटा, सैलिवरी ग्लैंड्स 3 होती हैं, सबलिंगुअल, पैरोटिड होती है, मैक्सिलरी, 3 ग्लैंड्स होती हैं बेटा, जिसमें 2 पेयर होती है, 1 अनपेयर्ड होती है, ठीक। बता चुके हैं बेटा। ये
ये सैलिवरी ग्लैंड्स एक विशेष प्रकार के एंजाइम को सीक्रेट करती हैं जिसको हम बेटा लाइसोजाइम कहते हैं, ठीक है ना, लाइसोजाइम। याद रखिएगा ये टाइलिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, टाइलिन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना, टाइलिन, PTYLIN, ठीक है ना, टाइलिन दिखाई दे रहा है ना बेटा, हाँ टाइलिन। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है बेटा, इट किल द सेलेक्टेड बैक्टीरिया। याद रखना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इट किल द सेलेक्टेड बैक्टीरिया, ये सेलेक्टेड बैक्टीरिया को मारता है बेटा, ठीक है ना, जो हमारे माउथ के अंदर कंटिन्यू अगर हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हमारे माउथ से एंट्री कर रहा होता है बैक्टीरिया, एयर के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू एंट्री कर रहा होता है। लेकिन हमारी सलाइवा क्या करती है, सलाइवा इस प्रकार के एक विशेष इंपॉर्टेंट प्रकार के एंजाइम को सिक्रीट करती है जिससे सेलेक्टेड बैक्टीरिया को मार देता है बेटा, ठीक है ना, सभी बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है, सिर्फ सेलेक्टेड बैक्टीरिया को मारता है। टीयर सिनाई बेटा, हमारी जो टीयर ग्लैंड होती है, टीयर ग्लैंड भी ये लाइसोजाइम का सीक्रेट करती है जो हमारी आईज को बिल्कुल हाइजेनिक रखती है, बिल्कुल क्लीन रखती है। इसमें भी ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को मार सकता है। गलत बोल दिया मैंने, किसी भी प्रकार को नहीं, सेलेक्टेड बैक्टीरिया को, ठीक है ना, चयनित जीवाणुओं को मारने की क्षमता होती है, वायरस को भी नहीं मारता, ठीक ना, सेलेक्टेड बैक्टीरिया से, उनमें भी जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक ना, सभी ग्राम पॉजिटिव को नहीं, ठीक। ये आप इसको कहते हैं बेटा, इसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। अब आते हैं बेटा हम किस पे, अब आते हैं हम सेलुलर बैरियर पर आते हैं बेटा। तीसरा बैरियर क्या है जो हमें इनेट है, ये सब चीजें हमें कहां से मिली हैं, जन्म से ही मिले हैं, जन्म से ही मिली है, हमें बाई बर्थ हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, बाई बर्थ हमें प्राप्त होता है। अब सेलुलर बैरियर में, अब कोई पैथोजन इन दो बैरियर से बच गया, सपोज स्किन से बच गया, म्यूकस से बच गया, हमारी इस टीयर से बच गया, टीयर ग्लैंड लाइसोजाइम से बच गया, एसिड से बच गया, ब्लड के अंदर गलती से पहुंच ही गया, सातिर बैक्टीरिया है, पहुंच ही गया। जब ब्लड के अंदर पहुंच जाता है तो उसके अंदर हमारी एक डिफेंस सिस्टम काम करता है ब्लड के अंदर, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, वो WBC सेल्स होती हैं। ये WBC सेल्स बेटा क्या होती हैं, अमीबिक नेचर की होती हैं, अमीबिक नेचर की होती हैं। यहाँ पर ये कुछ अमीबिक नेचर की होती है, कुछ विशेष प्रकार की जो सेल्स होते हैं जो अभी हमने आपको बताया था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, जिसको यहाँ पर लिखा है बेटा सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, कुछ प्रकार की ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट दो प्रकार की होती है बेटा, ग्रेनुलोसाइट्स होती है, एग्रेनुलोसाइट्स होती है, जिसमें बेटा इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स में होता है बेटा आपका टी सेल्स और बी सेल्स होता है, ठीक है ना। एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट जो होती है दो प्रकार की होती है, टी सेल और बी सेल, और एक मोनोसाइट होता है बेटा, मोनोसाइट भी मैक्रोफाज नेचर का होता है। क्या लिखा है, लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी कि उसके जो WBC के जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं। WBC का अगर आप गूगल करोगे कि काइंड्स ऑफ WBC अगर सर्च करोगे, उसके इमेज पे चेक करोगे तो उसके न्यूक्लियट आपको डिफरेंट शेप के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कोई हॉर्स शू शेप का दिखाई देगा, मतलब हेडफोन शेप का दिखाई देगा, ठीक, डिफरेंट शेप के होते हैं, आप उसको देख सकते हो बेटा, ठीक है ना। अब मेरे पास ऐसा कुछ फैसिलिटी है नहीं, मैं दिखा दिया, देख लो बेटा पॉलीमॉर्फो का मतलब क्या है। इसको बेटा PMNL कहते हैं, PMNL, ठीक है ना। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाला नहीं है, यहाँ पर क्या है PMLN, यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। ये होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना, ये आपकी क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है बेटा। और ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, यानी दो चीजें, ठीक है ना, तीन चीजें हैं यहाँ पर। क्या क्या है, कौन सी चीज पढ़ रहे हैं बेटा, सेलुलर बैरियर में, सेलुलर बैरियर में तीन चीजें याद रखिएगा। क्या क्या, एक बेटा न्यूट्रोफिल्स को नाम बता रहा है, न्यूट्रोफिल्स बेटा इसको PMNL के नाम से भी जानते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट नहीं ल्यूकोसाइट्स, याद रखिएगा बेटा, इसको पूरा नाम भी पूछ सकता है। न्यूट्रोफिल्स होती है, और बेटा मोनोसाइट्स होता है बेटा, ठीक है ना, मोनोसाइट्स होता है, ठीक है ना, मोनोसाइट्स होता है, और नेचुरल किलर्स होती है, ठीक है ना, कुछ नेचुरल किलर्स होती है, नेचुरल NK के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में NK दे देता है बेटा, ठीक है ना। ये सब के सब क्या करते हैं बेटा, मोनोसाइट को बताया इंगल्फ कर लेती हैं। ये बेटा भी बेटा ये भी बेटा जो होता है ये भी एक इंगल्फिंग नेचर की होती है, किल कर देता है बैक्टीरिया को, डिस्ट्रॉय करता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है बेटा, ये भी बेटा हमने आपको बताया कि ये जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है ये भी WBC होता है, ये फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है बेटा, ठीक है ना, फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है। मोनोसाइट भी हमने आपको बताया ये फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है। और जो नेचुरल किलर्स होते हैं बेटा, नेचुरल किलर्स होते हैं, ये भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल होते हैं बेटा, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ये सब के सब क्या है बेटा, ये सेलुलर बैरियर है, ठीक ना, सेलुलर बैरियर है, ठीक। आगे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है बेटा मैक्रोफाज।
इन ब्लड एज वेल एज मैक्रोफाज। अगर आपसे कोई पूछते हैं, हाँ इसके साथ साथ बेटा एक मैक्रोफाज भी है, मैक्रोफाज, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये मोनोसाइट का ही इनलार्ज फॉर्म है, मोनोसाइट का ही इनलार्ज फॉर्म है। ये ब्लड में ट्रेवल कर रहा होता है बेटा, ये टिश्यू के बीच में होता है। यहाँ पर लिखा हुआ ब्लड एज वेल एज मैक्रोफाज इन टिश्यू कैन फाइगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। लिखा है बेटा साफ साफ, याद रखिएगा। ये कहाँ पाया जाता है? इन टिश्यू होता है, और ये सब के सब कहाँ होते हैं बेटा? इन ब्लड होता है। आवश्यकता पड़ने पर ये बाहर भी निकलते हैं बेटा। WBC का बाहर निकलना बेटा डाईपीडीएसिस कहलाता है, याद रखिएगा। WBC का ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलना, बाहर निकल करके पैथोजेंस पर अटैक करना डाईपीडीएसिस कहते हैं, ठीक है ना। आवश्यकता पड़ने पर ये बाहर भी आकर के पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। ये जनरली ब्लड में ट्रेवल करती हैं, ये टिश्यू में होता है, मोनोसाइट का ही इनलार्ज्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। ये हो गया बेटा आपका क्या? सेलुलर बैरियर हो गया, ठीक है ना, सेलुलर बैरियर। अब अगला क्या है बेटा? साइटोकाइन बैरियर, जिसमें अभी हमने आपको इंटरफेरॉन को बताया था बेटा, ठीक है ना, इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स कुछ विशेष प्रकार का प्रोटीनिशियस केमिकल को सिक्रीट करती हैं, कुछ प्रोटीन मटेरियल को सिक्रीट करती हैं, उसी को इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन कई प्रकार के होते हैं बेटा, यहाँ पर आपको सिर्फ इंटरफेरॉन को ही पढ़ना होगा। कई प्रकार के होते हैं, आप इसको हायर क्लासेस में या मेडिकल कॉलेज में आपको ये बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है ना। साइटोकाइन बैरियर्स, इसमें क्या होता है बेटा? देखो, अगर मैंने कहा कि ये एक इन्फेक्टेड, चलो ये पूरी की पूरी ये टिश्यूज हैं, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी क्या है? ये टिश्यूज होती हैं। टिश्यूज में चलो ये वाली सेल्स क्या हो गई? वायरस से इन्फेक्टेड हो गई। वायरस से जब इन्फेक्टेड होती है ना, ये वायरस से जब इन्फेक्टेड सेल्स होती है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? इंटरफेरॉन। जो केमिकल्स को यहाँ पर सिक्रेट किया है, किसका बना होता है बेटा? प्रोटीन का बना होता है। जब केमिकल्स को सिक्रेट करती हैं तो सारे केमिकल्स आसपास यहाँ पर आकर के फैल जाएंगे, सारे केमिकल्स ये आसपास यहाँ पर आकर के इसके फैल जाएंगे, यानी जो नियर बाई सेल्स होती है, नियर बाई सेल्स के पास ये इंटरफेरॉन फैल जाएंगे, और इंटरफेरॉन का यहाँ पर इन सेल्स, जैसे मैंने कहा ये सेल है, इस सेल पर ये रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर से बैक्टीरिया, जो वायरस है, वायरस अंदर आकर के इस सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसको इन्फेक्ट कर चुका है। इसको तोड़ेगा, तोड़ करके बाहर निकलेगा तो नई सेल्स, जो न्यू सेल्स हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए जो वायरस होते हैं, इस रिसेप्टर पर बैठते हैं, रिसेप्टर्स पर बैठ करके तब अंदर पहुंचते हैं। तो इंटरफेरॉन जैसे ही आकर के बाइंड करेगा ना, तो इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं छिप जाते हैं, रिसेप्टर्स को जो होते हैं वो अंदर कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिसेप्टर्स ऐसे लगे होते हैं ना, इसको अंदर कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, रिसेप्टर्स को अंदर कर लेंगे। रिसेप्टर्स को अंदर करने के बाद क्या होगा? अब ये वायरस आसपास टहलता रहेगा, लेकिन किसी सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास के सेल्स को पता चल चुका होता है कि कोई हमारे पड़ोस में कोई परेशान है, उसको कोई अटैक किया है, उसने हमें कुछ केमिकल मैसेज भेजा है इंटरफेरॉन के रूप में, और अब आप क्या करो? घर के जो दरवाजे होते हैं रिसेप्टर्स के रूप में, उसे रिसेप्टर्स को बंद कर लो। यानी ये सब तो मरने वाली है, लेकिन मरते मरते कुछ अच्छा काम करके जा रही है, ठीक है ना। मरते मरते, ज्यादातर लोग कहते हैं मरने से पहले कुछ पाप बहुत किए हैं जीते जीते, तो मरने से पहले कुछ पुण्य करके जाओ, तो ये मरने से पहले कुछ पुण्य करके जाती है, ठीक है ना, वो इंटरफेरॉन सिक्रेट करके जाती है। तो ये सारी चीजें थी बेटा क्या? आपका इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है ना, इन्नेट इम्यूनिटी। ये चीज आपको बेटा क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 मिनट बेटा, ठीक है, आप नोट कीजिए बेटा, तब तक मैं साफ करता हूं बोर्ड को। हाँ बेटा, अब हम देखते हैं क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। देखो बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है 2 तरीके से काम करती है, ठीक है ना। चलो इसको समझते हैं बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा जो होता है, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है हमारी 2 तरीके से काम करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक होता है बेटा ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है ना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। चलो, सपोज कोई वायरस या कोई भी फॉरेन पैथोजन का अटैक्स हमारी बॉडी पर होता है, ठीक है ना, और वो ब्लड के अंदर गया, और हमारा इन्नेट वाला जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, इन्नेट डिफेंस मैकेनिज्म उससे कंप्लीटली नहीं बचा पा रहा है हमारा।
तो क्या होता है, तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांगली काम करती है उस जगह पर, ठीक है ना। अब वो नया प्रकार का पैथोजन है, नए प्रकार का बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसा हुआ है, तो उस नए बैक्टीरिया को पहचानना होगा। पहचान करके जो भी बैक्टीरिया पैथोजन जो भी है, जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर घुसा है उसको पहचानना होगा। पहचानने के बाद उसके शेप के अनुसार उसको मारने के लिए एक हथियार बनाना होगा, और वो हथियार बेटा जो होता है उसी को हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है ना। जो हथियार बनता है उसी को हम एंटीबॉडी कहते हैं। उसको देखना, उसके इन्फेक्शन को देखना, मोड ऑफ इन्फेक्शन और उसके लोकेशन को देख करके, उसके शेप को देख करके हमारा ये इम्यून सिस्टम काम करता है। एक्वायर्ड वाला जो एंटीबॉडी बनाई जाती है, जो हथियार बनाया जाता है उसको मारने के लिए, उसमें ये दो मेथड्स काम करते हैं। एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। तो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारी जो लिम्फोसाइट्स में जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट्स होती है वो काम करती है बेटा। और हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती है वो काम करती है बेटा, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट होती है वो काम करती है बेटा। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बेटा बी लिम्फोसाइट्स हमारी बोन मैरो में बनती है, इस वजह से बी लिम्फोसाइट्स कहा गया है। टी लिम्फोसाइट्स बेटा आपको ये थाइमस ग्लैंड में बनती है, इस वजह से इसको टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा बेटा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी का मतलब बोन मैरो से बनी लिम्फोसाइट, टी थाइमस ग्लैंड से बनी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना बेटा। बर्ड्स में इसका ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था बेटा, चलो याद नहीं आ रहा बेटा, बता देंगे उसको, ठीक है ना। बर्ड्स में जो बी लिम्फोसाइट्स होती है उसको बनाता कौन है बेटा, आप गूगल कर लीजिएगा बर्ड्स की बी लिम्फोसाइट्स को कौन बनाता है बेटा, ठीक है ना, कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक। चलो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, तो अगर कोई पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी के अंदर नया आया है, तो उस पैथोजन्स को पहचानने के लिए, ठीक है ना, उस पैथोजन्स को पहचानने के लिए हमारी टी सेल काम करती हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी में जगह जगह ये जो लिम्फॉइड ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन जगह जगह होते हैं, हम आगे समझेंगे बेटा। जगह जगह ग्रोइन रीजन पे होता है, यहाँ पर होता है बेटा, ठीक है ना, इंटेस्टाइन में भी होता है, यहाँ पर होता है, जगह जगह लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। वो उस एरिया में अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना, या स्टमक में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस इन्फेक्शन होने की वजह से तो ये टी लिम्फॉइड ऑर्गन सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी उठाता है उस पैथोजन्स को पहचानने के लिए, ठीक है ना। उस पैथोजन को पहचानने के लिए ये टी लिम्फोसाइट अपनी जिम्मेदारी उठाता है। टी लिम्फोसाइट बेटा 4 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा बेटा। टी लिम्फोसाइट बेटा होती हैं टी हेल्पर सेल, ठीक है ना, टी हेल्पर सेल होती हैं, ठीक है ना। साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक, यानी आपको पता चल रहा है कि बेटा कोई एक सेलुलर टॉक्सिक्स को सिक्रीट करता है, वो टी सेल होता है, ठीक है ना। एक होता है सप्रेसर टी सेल, ठीक है ना, सप्रेसर टी सेल। और एक होता है बेटा नेचुरल किलर, ठीक है ना, नेचुरल किलर होता है, ठीक है ना, नेचुरल किलर, जिसको नेचुरल किलर या टी किलर के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल टी किलर, ठीक है ना, नेचुरल टी किलर सेल, नेचुरल टी किलर सेल, ठीक है ना, किलर सेल्स, याद रखिएगा बेटा, दिख रहा है ना, ठीक है, नेचुरल टी किलर सेल्स, ठीक है ना बेटा। ध्यान से देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है बेटा सप्रेसर टी सेल के बाद नेचुरल टी किलर सेल है, ठीक है ना बेटा, बोल दिए हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हमने ये 4 नाम लिखे बेटा। अब क्या होता है, सपोज ये कोई एक बैक्टीरिया यहाँ पर ये आया, ठीक है ना, कोई एक बैक्टीरिया यहाँ पर आता है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। जैसे ही अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिक होते हैं, कुछ एक्सोटॉक्सिक होते हैं, तो कुछ टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेंगे। उस टॉक्सिन्स के प्रोड्यूस होने के कारण हमारी बॉडी में इन्फेक्शन प्रारंभ हो जाएगा और कुछ न कुछ सिम्टम आ जाएंगे। तो ये टी लिम्फोसाइट में से ये टी हेल्पर एक चाचा जी का रोल प्ले करते हैं कि बाहर देखते हैं, बाहर निकलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन में होते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि जरा देखें ऐसा कौन घुस आया है जो हमारी बॉडी को परेशान कर रहा है, हमारे टिश्यू को डैमेज कर रहा है। तो क्या करेगा ये टी हेल्पर जो चचा जी हैं, ठीक है, ये आएंगे, इसको पहले पहचानेंगे, ठीक है ना, इसको पहचानेंगे, कौन, ये जो बैक्टीरिया का जो भी पैथोजन है यहाँ पर जिसका इन्फेक्शन हुआ है, टी हेल्पर आएंगे, इसको पहचानेंगे। पहचानने के बाद देखेंगे कैसे पहचानेंगे बेटा, कैसे पहचानेंगे, इसमें बेटा इस सेल्स पर बेटा कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम MHC रिसेप्टर कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी
कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स एक झंडे का काम करते हैं कि हमारी और पराई सेल में पहचान करने का ये मुख्य एक सिंबल होता है, ठीक है ना। जैसे होता है कि अगर अपनी सेल है तो अपनी सेल तो हमारी भाई अपनी सेल तो हार्मफुल होगी नहीं, अगर कोई बाहर की सेल आई है तो उसका ये एमएचसी रिसेप्टर मैच नहीं करेगा। हमारी सेल जो होती है उसका ये एमएचसी जो यहाँ पर मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो मैं बता रहा हूँ ये मैच कर जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। तो चाचा जी जब जाते हैं देखते हैं, अरे देखते हैं इस पे इसका जो एमएचसी रिसेप्टर है ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो कोई बाहर से आया हुआ है, कोई चोर चक्का हो सकता है, इसको क्या करना है, इसको ये हमारे ब्लड में आ गया है। अगर ये वैसे अगर होता कोई यूजफुल चीज होता तो डाइजेस्ट हो जाता और एलिमेंट्री कैनाल में पास हो जाता, लेकिन ये इतना शातिर है कि ब्लड में घुस आया है, इसको तो मार भगाना होगा नहीं तो ये नुकसान पहुंचा देगा। चाचा जी पहचानते हैं, पहचानने के बाद आ जाते हैं बेटा, पहचानने के बाद इन दोनों को, किसको, अपने इनके दो बेटे होते हैं बेटा, एक ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं और एक नेचुरल किलर होते हैं। ये भीम का काम करते हैं बेटा, साइटोटॉक्सिक टी सेल और नेचुरल किलर। इनको जो है बेटा, इनको ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं, किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल और नेचुरल किलर को। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं बेटा ये जाकर के इनसे फाइट करने लगेंगे बेटा, ठीक है ना, फाइट करने लगेंगे। कैसे, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, इसको बेटा कुछ विशेष प्रकार के टॉक्सिन्स को सीक्रेट करेगा, इसको मारने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, टॉक्सिन्स को सीक्रेट करेगा, इसको मारने का प्रयास करेगा इस सेल्स को। नेचुरल किलर सेल्स वो भी इसको मारने का प्रयास करेंगे। तब तक अपने इन दोनों बेटों को भेज देते हैं, दोनों बेटों को भेज देते हैं लड़ने के लिए। तो चचा जी जो हैं, ये चाचा जी जो टी हेल्पर हैं, ये आ जाते हैं किसके पास, चाची जी के पास। और चाची जी कौन है, यहाँ पर बी लिम्फोसाइट है, उसको तो पहचान चुके हैं कि साला दुश्मन है, घुस आया है हमारे शरीर के अंदर, इसको मार भगाना है। और चाची जी पूछते हैं अच्छा कौन है, कैसा दिखता है, जरा उसका रंग रूप बताइए, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तभी तो हम उसके लिए बढ़िया सा हम लाठी तैयार करें ना, अच्छी वाली लाठी तैयार करें, तभी तो जाएंगे उसको मार देंगे, मर जाएगा लाठी से, ठीक है। तो ये चाचा जी जो है बी लिम्फोसाइट यानी टी हेल्पर बी लिम्फोसाइट को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो बी लिम्फोसाइट जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्लाज्मा सेल में, ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर के बताए हुए अनुसार, किसके, टी हेल्पर के बताए हुए के अनुसार ऐसी एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक ना, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, अभी उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। ये एंटीबॉडी बनाती है, कौन बनाया ये आपका, ये बी लिम्फोसाइट जो है प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर के क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाया। अब जो एंटीबॉडी जो हमारी बन चुकी, ठीक है ना, ये जो एंटीबॉडी हमारी बन चुकी और ये एंटीबॉडी जो बैक्टीरिया घुसा था उसी के अकॉर्डिंग बनी है, जैसा उसका शेप था उसी को मारने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी है। वो सिर्फ इसी पैथोजन को जो एंट्री किया था उसी को ही मारेंगे। अभी ये क्या हो रहा है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर ये एंटीबॉडी ये बन करके ये तैयार, ठीक है ना, ये एंटीबॉडी इस तरीके से बन करके ये तैयार होती है बेटा। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये बेटा एन टर्मिनल कहलाता है, ये सी टर्मिनल कहलाता है, याद रखिएगा इसको भी, ये बेटा एन टर्मिनल कहलाता है, ये सी टर्मिनल। देखो बेटा एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसको हम आर्मी ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, यानी ये पूरा का पूरा एक फौज है ये एंटीबॉडी। आर्मी ऑफ प्रोटीन होता है जो बैक्टीरिया जो पैथोजन को मारने का काम करता है। कौन बना रहा है, ये प्लाज्मा सेल बना रहा है। तो जो एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी बनने के बाद क्या होगा, इसमें एक सी टर्मिनल एक एन टर्मिनल, सी टर्मिनल एन टर्मिनल बेटा याद रखें, जैसे हमने कहा कि प्रोटीन है तो किसका बना है, अमीनो एसिड्स का बना होता है। अमीनो एसिड्स में एक और बेटा अमीनो ग्रुप होता है, एक और में एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जिस और अमीनो ग्रुप होगा वो एन टर्मिनल कहलाएगा, जिस और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो सी टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर ये वाला शेप जो होता है वेरिएबल होता है, ठीक है ना, ये वाला जो शेप होता है, ये वाला इधर वाला हिस्सा जो होता है ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है। और ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो होता है कांस्टेंट होता है। ये वेरिएबल होने की वजह से ऐसे खुलता रहता है बेटा, ऐसे खुलता रहता है। और ये जब जाएगा पैथोजन जहां पर बैक्टीरिया रहेगा उसको यहीं पर पकड़ करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा आर्मी है। और जाएगा पैथोजन को पकड़ करके न्यूट्रलाइज कर देगा। उसी शेप के अनुसार बना होगा जैसा आपका पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंट्री किया है, उसी शेप के अनुसार बना होगा, ठीक है। यहाँ पर आया न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पर जो एंटीजन किसको कहते हैं बेटा? पैथोजन को कहते हैं, जो बॉडी में हमारे एंट्री किया हुआ है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। एंटीजन बेटा उस जो पैथोजन होता है उसकी बनाई हुई प्रोटीन हो सकता है या वो खुद हो सकता है, वो आपका एंटीजन कहलाता है। ठीक है ना बेटा? उस एंटीजन को यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है ना, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, एंटीजन को तुरंत यहाँ से पकड़ करके न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, ये होती है आपकी बॉडी, आपकी एंटीबॉडी। किसने बनाया? बी लिम्फोसाइट। इंफॉर्मेशन मिला था किससे? टी हेल्पर से। बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हुई प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल ने बना दिया क्या? एंटीबॉडी। किसके इंफॉर्मेशन के अनुसार? ये चाचा जी जो टी हेल्पर थे इनके अनुसार ये बना दिया। ठीक है ना, इतना बन गया। अब क्या हुआ? अपना एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें आपको एक लाइट चेन इधर दिखाई दे रही है, एक लाइट चेन इधर दिखाई दे रही है, इधर आपको हैवी चेन दिखाई दे रही है। ठीक है ना, हैवी चेन दिखाई दे रही है। तो यानी यहाँ पर क्या होता है? दो लाइट चेन होती है एंटीबॉडी में, दो लाइट चेन होती है और दो हैवी चेन होती है, दो हैवी चेन होती है। इस वजह से इसको H2L2 कहते हैं। हैवी दो चेन, लाइट की दो चेन, H2L2 कहते हैं बेटा। याद रखिएगा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आपके आएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है बेटा ये। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके स्ट्रक्चर पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके स्ट्रक्चर को आप अपने मेमोरी में सेव कर लीजिएगा बेटा। ठीक है ना, चलो ये एंटीबॉडी तो बन गई, एंटीबॉडी बनी। एंटीबॉडी बनने के बाद क्या हुआ? पैथोजेंस को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है ना, पैथोजेंस को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इतने में बेटा, इतने में क्या होगा? कुछ टाइम लगता है बेटा। ठीक है ना, उसको पहचानने में, पहचान करके एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है। तो जब टाइम लगा तो वो क्या हो गया बेटा? वो हो गई आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। उस समय क्या हुआ? कोई पैथोजन आया, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी बनाने के बाद उसको मारा, वो क्या कहलाया? एक्टिव इम्यूनिटी। और जो रिस्पॉन्स हुआ यहाँ पर, उसको कहते हैं क्या? प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। तो अब क्या करेगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, अब वो एंटीबॉडी से बनाने के बाद मार दिया। इसमें क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है ना, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो प्रोसेस होती है कि उसको पहचानना, पहचानने के बाद एंटीबॉडी बनाना, बनाने के बाद उसको मारना, स्लो प्रोसेस हुआ ना। ठीक है ना, स्लो प्रोसेस हुआ, ये कहलाता है बेटा एक्टिव इम्यूनिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है ना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। अब क्या होगा? यदि वही पैथोजन, यदि वही बैक्टीरिया, ठीक है ना, यदि वही बैक्टीरिया दोबारा 1 महीने बाद दोबारा फिर से घुस के आया, तब क्या होगा? फिर से यही प्रक्रिया चलेगी? नहीं बेटा, फिर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब उस पैथोजन के प्रति हमारी बॉडी एडाप्ट कर चुकी है कि अब वो दोबारा आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे। कैसे? क्योंकि ये जो प्लाज्मा सेल है ना, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल भी बनाती है। ठीक है ना, मेमोरी सेल भी बनाती है। अब मेमोरी सेल जब बनाएगा तो होता क्या है? जैसे ही वो पैथोजन दोबारा एंट्री किया, जैसे ही वो पैथोजन दोबारा एंट्री करेगा, टी हेल्पर पहचानेंगे, पहचानने के बाद बी लिम्फोसाइट को बताएंगे, कह रहे वही आया है जो पिछली बार हम तुमको बताए थे। चाची जी को आएंगे, चाचा जी हमारे टी हेल्पर साहब बताएंगे कि वही आया है जो उसका काला है, लंबे लंबे बाल हैं, इतने बड़े बड़े मूंछ हैं, क्या हुआ? आया है, वो फिर से नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है बेटा। ठीक है ना, ठीक। तो क्या करेगा? वो आएगा, तुरंत ही उसको अरे ऐसा है, उसकी हिम्मत, एक बार मार के भगाया उसको, फिर से घुस आया है। हमने हथियार बना रखे हैं। कैसे? मेमोरी सेल में सेव था उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर, पूरा का पूरा रंग रूप। अगर सेम आया बिल्कुल, ठीक है ना, वही आता है, फिर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो भी पहचान लेता है उसको। ठीक है, वही आया, मेमोरी सेल ने उसको तुरंत पहचाना, पहचानने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स किया और तुरंत ही उसको मार दिया। तो दोबारा क्या होता है? दोबारा पता ही नहीं चलता है कि इतना टाइम हुआ और जो होता है बेटा आपका जो सिम्टम होते हैं, सिम्टम भी नहीं आते हैं। ठीक है ना, सिम्टम भी नहीं आते हैं। तो दोबारा जो रिस्पॉन्स होता है ना, दोबारा वाले रिस्पॉन्स को सेकेंडरी या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है ना, जब दोबारा वही पैथोजन आएगा, दोबारा अटैक करेगा तो उसको बेटा सेकेंडरी या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ये काफी तेज होता है। ठीक है ना, ये तेज गति से होता है, तेजी के साथ जो आया होगा दोबारा घुसा है तो उसको मार देते हैं। जैसे होता है ना सुबह ऐसे क्या होता है, शाम को खेलते कूदते हैं खूब, कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई पैथोजन हमें एंट्री कर गया होगा, दिन भर थके हारे आते हैं, हल्का सा फीवर होता है, लगता है यार कि आज फीवर हो रहा है। ठीक है ना, फीवर हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, सुबह इलाज करवा लेते हैं। हुआ क्या होता है? पैथोजन घुस चुका होता है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हम सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो ठीक, सुबह उठते हैं तो बिल्कुल ठीक। यानी वो फीवर आया किस वजह से था यार? फीवर इस वजह से आया था कि ऐसा कोई पैथोजन घुसा था जिसकी एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर पहले से ही बन चुकी थी, लेकिन
लेकिन वो कंप्लीटली अपने आप को अपना सिम्टम छोड़ नहीं पाया, तभी उसको हमारे इम्यून सिस्टम जो बहुत पहले एक बार जो पहले आ चुका था वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जा चुकी थी, जैसे ही आएगा वैसे तुरंत उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, तुरंत उसको मार दिया जाएगा। सुबह सो के उठते हैं बिल्कुल हाँ फ्रेश फील करते हैं, नहा धो करके फिर स्कूल पहुंच जाते हैं पढ़ने के लिए। हमें पता नहीं चला कि रात में हमारी बॉडी के अंदर एक भयंकर युद्ध हुआ है, किसके किसके बीच में, एंटीबॉडी और उस पैथोजन के बीच में जो दोबारा घुसा होता है। समझ पाए ना इसको कि कैसे आए तो आए, अब जाओगे कैसे, दोबारा उसको तोड़ फोड़ देता है, बिल्कुल थूड़ देता है अच्छे से, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता हमको। चलो ये हो गया बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं बेटा। और ये जो इम्यूनिटी हुई बेटा, ये जो इम्यूनिटी हुई इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी काफी तेज होती है, पैसिव इम्यूनिटी काफी तेज होती है। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी तेज होती है कि पैसिव इम्यूनिटी। नहीं बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान होता है वो स्लो होती है, पैसिव इम्यूनिटी तेज होती है। तो गलती मत कीजिएगा बेटा, यहाँ पर एक्टिव स्लो, पैसिव फास्ट, ठीक है ना। रीजन क्या होता है पता चला, क्योंकि एक्टिव में उसको पहचानने के बाद रंग रूप को देखना, फिर एंटीबॉडी बनाना टाइम लग जाता है 2 से 3 दिन का। तब तक तो फीवर आ जाता है, खांसना छींकना कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मार देगा। दोबारा आएगा, अगर सातिर है, दोबारा अगर घुसा तो दोबारा उसको क्या करेंगे पता ही है आपको, ठीक है ना। चलो ये चीज पता चल गया आपको, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और ये सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है बेटा, ठीक है ना। तो जो प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाती है बेटा, ठीक है ना, प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाती है, ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी 5 प्रकार की बनाती है, 4 प्रकार की आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाती है वो 5 प्रकार का बनाती है, ठीक है ना बेटा, जिसको हम सिंपली याद रखते हैं बेटा। जो प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाई है, एंटीबॉडी जो यहाँ पर बना हुआ है बेटा, एंटीबॉडीज, स्ट्रक्चर याद रखिएगा बेटा। एंटीबॉडीज आईजी के नाम से रहेगा बेटा, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स डी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसको एंटीबॉडी का एक दूसरा नाम होता है, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है बेटा, ठीक है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है और इम्यून सिस्टम का काम करती है, इस वजह से इम्यूनो सब जुड़ा हुआ है। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी, आईजी, आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स डी, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा बेटा, थोड़ा सा लिपापोती ज्यादा हो रहा है लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। यानी अरे यार गेम डी, ठीक है ना, गेम डी याद रखिएगा। ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी होता है बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी होता है बेटा, आपको बताया था हमने, प्लेसेंटा को क्रॉस करके हमारी बॉडी के अंदर आया, यानी ये हमें मदर से मिला है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके आया है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है बेटा। और ये बेटा पेंटामेरिक होता है और इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है हमारी एंटीबॉडी के अंदर, ठीक है ना। ये 80% होता है बेटा, ठीक है ना, 80% होता है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी की संख्या हमारा यही होता है बेटा, ठीक ना। और ये जो होता है बेटा, और ये आईजीए वाली एंटीबॉडी बेटा, ये सिक्रेटरी होती हैं। सिक्रेटरी का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, जैसे म्यूकस से सिक्रेट होता है, सलाइवा से सिक्रेट होता है, टीयर से सिक्रेट होता है और इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रम से सिक्रेट होता है। जब हम छोटे बच्चे थे ना, माँ ने जब हमको दूध पिलाया था ना, तो उसमें हमें एक विशेष प्रकार का, जैसे कहा जाता है ना, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें हमें ये एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी मिलती है जिसको हम आईजीए कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ये आईजीए एंटीबॉडी हमें किसी भी प्रकार से, बहुत सारे रोगों से हमें बचाने का काम करता है। एग्जाम में ये पूछा गया है, सेकंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी ये कितना होता है बेटा, ये 80% होता है, ये 13% होता है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। सेकंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी आईजीए, ठीक है ना, आईजीए सेकंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी होती है। बाकी ये तीनों बेटा मोनोमर होते हैं, ठीक है ना, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, ये सब के सब मोनोमर होते हैं बेटा। आईजीई एलर्जी में काम करता है बेटा। कैसे एलर्जी में काम करता है बेटा, इसको हम एलर्जी का एक दिया हुआ ही अलग से, इसको हम वहां पर पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है ना। ये आपके इतने प्रकार के एंटीबॉडी हो गए, ठीक है ना बेटा, इतने प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, ठीक ना। अब इतना चीज आपको पता चल गया। अब बाकी इन सब का रोल क्या है बेटा, इन सब का रोल क्या है इसको भी समझ लो, ठीक है ना। ये समझ पाए ना बेटा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी HI और इसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को CMI, ठीक है ना, CMI, ठीक है ना, CMI, ठीक है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये चाचा जी हैं, ये उनके सारे बच्चे हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा सा लापरवाह होते हैं, शैतान टाइप के होते हैं। इनका काम क्या होता है,
साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, नेचुरल किलर। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल, नेचुरल किलर, इन दोनों का काम होता है बस भाई मारना तो मारना, ठीक है ना। चाचा जी के बच्चे हैं, इनका काम होता है कुछ केमिकल निकाल के जो बाहर से पैथोजन आए हैं उनको मारना। नेचुरल किलर का भी काम है, किलर शब्द इनमें लगा हुआ है भाई, ये किलर है, इनको मारना तो मारना, ठीक है ना। कोई भी बाहर से पैथोजन आएगा उनको ये मारेंगे ही मारेंगे। और सप्रेसर का काम होता है, सप्रेसर का काम क्या होता है बेटा, ये चाची जी जो है एंटीबॉडी पर्याप्त तो खूब बनाए जा रही हैं, एंटीबॉडी बनाए जा रही हैं। अरे एंटीबॉडी कितना बनाएंगी आंटी जी, बस बहुत हो गया, जो बैक्टीरिया आया था उसको मार दिया, भगा दिया, अब बस करो। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है सप्रेसर, समझ पाए ना, कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करके रखता है, कि ओवर प्रोडक्शन एंटीबॉडी से ये बचाता है कि ज्यादा एंटीबॉडी ना बने, ठीक है ना। क्या, आर्मी ऑफ प्रोटीन जो एंटीबॉडी है ओवर प्रोडक्शन से बचाता है सप्रेसर टी सेल। और क्या करता है, इन दोनों भाइयों को कंट्रोल करके रखता है। अबे तुम दोनों जो है ज्यादा नौटंकी मत करो, जो आया है उसको मारो, मारे हो तो बस करो, अब शांत हो जाओ, ठीक है ना, शांत हो जाओ। इसको भी कंट्रोल करके रखता है, कहीं ये अपनी ही सेल पर ना अटैक कर दें, वो हम पढ़ेंगे बेटा ऑटो इम्यून डिजीज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अपनी ही सेल पर ना अटैक कर दे, इसलिए इनको कंट्रोल करके रखता है कि तुम दोनों बड़े शैतान हो। जब पापा है ना, चाचा जी होंगे, चाचा जी के तीनों बेटे हैं, चाची जी तो ये हो गई, जब पापा कहेंगे, जिसको कहेंगे उसी को मारना होता है बेटा, उसी को मारना होता है, बाकी तुम कंट्रोल में रहो, ठीक है ना, कंट्रोल में रहो। और क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, किसी का ऑर्गन डैमेज हो जाता है, ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं, सब समझिएगा बेटा, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो वो ऑर्गन में किसी का हमने लिया तो उस ऑर्गन के एमएचसी रिसेप्टर्स जो होते हैं, एमएचसी जो होते हैं, जो सेल पर रिसेप्टर होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो बताया, वो हमारी सेल का और उसकी सेल में तो कुछ ना कुछ भाई डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी। उस भिन्नता को पहचानेंगे, देखेंगे, अरे ये कैसा ऑर्गन आ गया, भले उनके काम ही कर रहा है, उनका भले काम कर रहा है, लेकिन इनको दिमाग नहीं होता है, लापरवाह बच्चे हैं बेटा, ठीक ना, लापरवाह होते हैं। भले उनका काम कर रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिया हमने, सपोज हमने बंदर का, हमारा हार्ट खराब हो गया, हमारी किडनी खराब हो गई, हमने बंदर की किडनी लगवा ली, अब क्या होगा, अब ये चाचा जी देखेंगे, अरे ऐसे लेंस लगा के देखेंगे, अरे ये कौन सी किडनी है, ये कौन सी सेल आ गई है, इसमें तो एमएचसी तो हमारा मैच ही नहीं कर रहा है। और जब एमएचसी मैच नहीं करेगा तो करेंगे क्या, आ जाएंगे अपने लापरवाह बेटों के पास, लापरवाह नहीं होते हैं, काम के होते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसे बता रहे हैं, ऐसा मत मान लीजिएगा, ठीक है ना। आ जाएंगे अपने बच्चों के पास, इन बच्चों के पास आ गए तो जाओ देखो पहले कौन है, कोई दूसरा यहाँ पर आ चुका है, किडनी के रूप में है वो, जाओ पहले उसको खत्म करो। तो ये क्या करते हैं, जाते हैं उस किडनी को ही, किडनी के सेल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो किडनी फेल हो जाती है, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देते हैं। किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो आजकल हमारा मेडिकल फील्ड काफी तरक्की कर चुका है, मेडिकल फील्ड काफी तरक्की कर चुका होता है। तो करते क्या है बेटा, कौन ये, हाँ बेटा हुआ क्या, एक्चुअली मैं यहाँ पर कंटिन्यू बोलता रह गया और पता नहीं क्यों सडनली कुछ टेक्निकल इशू जो भी है, ये रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई बेटा, ठीक है ना, अचानक रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। तो मैंने सुना, मैं लास्ट में मेडिकल में पहुंचा था कि हमारा मेडिकल फील्ड इतना तरक्की कर चुका है बेटा, इतना। देखो क्या होता है बेटा कि अगर कोई ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके रिजेक्शन से अगर हमें बचाना है तो हमें इस टी लिम्फोसाइट के सभी लोगों को, टी लिम्फोसाइट के सभी लोगों को क्या कर देना होगा, हमें सप्रेस कर देना होगा। कंप्लीट सप्रेस नहीं बेटा, ठीक है ना, मॉडरेट कर देना होगा। जब उसको मॉडरेट कर देंगे तो वो पहचान नहीं पाएगा, ठीक है ना, पहचान नहीं पाएगा। ले जाएंगे, ढूंढेंगे, ऐसे हैंड लेकर के ऐसे देखेंगे, हाँ चश्मा उस्मा लगाएंगे क्योंकि चाचा जी बूढ़े हो चुके होते हैं, क्योंकि किडनी ज्यादातर ओल्डर एज के लोगों को खराब होती है, तो उनकी ये टी लिम्फोसाइट भी बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसे हैंड लगा के देखेंगे एमएचसी, उनको लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा अपना ही लग रहा है। जब थोड़ा थोड़ा अपना ही लगेगा तो जब यार अपना है तो छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है बेटा, ठीक है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिजेक्शन से बच जाते हैं इसको इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स देकर के, ठीक है ना, इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स देकर के इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिजेक्शंस को बचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम इनकी लिम्फोसाइट को अगर हमने सप्रेस कर दिया है तो कोई अदर पैथोजन आकर के हमें इन्फेक्ट कर गया तो क्या होगा, क्या होगा। अब आप इतना समझ सकते हो बेटा क्या होगा, बहुत ज्यादा मतलब, और उसको कोई दूसरी बीमारी परेशान कर सकती है। इसलिए उसको लगातार डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में रहना चाहिए बेटा। जो भी उसको प्रेस्क्राइब करे डॉक्टर, उसके मेडिसिन को लगातार लेते रहने चाहिए, जो कि इन्फेक्शन से भी बचा रहेगा और उसके ऑर्गन्स भी बचे रहे होते हैं बेटा। और बेटा होप ये लेक्चर आपको कंप्लीटली थोड़ा लंबा था,
समझ में तो आ ही गया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया होगा बेटा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा, उसमें हम आपको ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, डिस्कस कर लेंगे। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम एक चीज और बेटा, जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा कि अगर कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है तो ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए, टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए। ज्यादातर होता क्या बेटा, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन करना क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति जिसको हम जानते ही नहीं है वो आकर के हमको ट्रांसप्लांट कर दिया, डोनेट किया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत पुण्य का काम किया, लेकिन हमारी बॉडी पुण्य उन्य कुछ नहीं समझती है। अपना है तो अपना है, पराया है तो मार भगाएंगे उसको। तो उस चीज से बेटा ये हमें बचाने का जो तरीका होता है, हमारे मेडिकल फील्ड ऐसे करता है बेटा, सेल्फ और नॉन सेल्फ में, ठीक है ना। सेल्फ और नॉन सेल्फ में ये विभेद कर पाने में कैपेबल होते हैं, लेकिन जब इसको सप्रेस कर देंगे तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में हम अपने और पराये में विभेद कर पाने में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन को बचा सकते हैं बेटा। HIV वाले कंडीशन जो होता है, जिसको HIV वायरस होता है ना, HIV वायरस इतना खतरनाक है, एड्स पढ़ाएंगे तब देखेंगे, याद रखिएगा इस टी हेल्पर को। ये जो चचा जी है ना, HIV वायरस इन चचा जी को ही लपेट देता है, ठीक है ना, इन चचा जी को ही लपेट देगा। और जब चचा जी लपेटवा जाएंगे अच्छे से तो जो इनके बच्चे हैं, जो ये सारे बच्चे हैं, इनको बता नहीं पाएंगे और ना ही चाची जी को जाके बता पाएंगे कि कोई ऐसा ऐसा आया है वायरस, जाओ उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ, हथियार बनाओ, मारेंगे उसको, मार भगाएंगे। लेकिन चचा जी को जब लपेट देगा तो क्या होगा, कोई बता ही नहीं पाएगा। तो वो वायरस धीरे धीरे आपके बॉडी पे पूरे के पूरे टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब पूरा का पूरा टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कोई भी एक खांसने वाला बैक्टीरिया घुस गया आपको, सर्दी वाला वायरस घुस गया आपको, क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। जब एंटीबॉडी बनेगी नहीं ना तो खांसते खांसते मर जाते हैं, ठीक ना। तो वो पूरा का पूरा एड्स में हम समझेंगे बेटा, लेकिन उसमें याद रखिएगा ये टी हेल्पर क्या होता है, ठीक। चलो बेटा, होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसको NCERT को पढ़ लीजिएगा बेटा पूरा, और पढ़ने के बाद तब आप इस लेक्चर को सुनिएगा, फिर एक बार NCERT को पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद हम ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी भी बता भी चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार बता देंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जो होता है, अब ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।